हाय नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसका लगभग 99% पार्ट या शरीर का लगभग 99% जो वेट है वो इन तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से तत्वों से? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड कार्बन। ठीक है, इसके अलावा रिमेनिंग जो 0.8% भाग बचा, उसमें सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फ़र एंड मैग्नीशियम, इन सब तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन। अब देखिए, जो पाचन प्रक्रिया होती है वो किन किन चरणों से होकर गुजरती है और किन किन चरणों में ये पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसके स्टेप है सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है अंतर्ग्रहण। जैसे मान लीजिए भोजन लिया गया तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण बोलेंगे। इसके बाद पाचन होता है, इसके बाद फिर अवशोषण, फिर सौंगीकरण और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? मल परित्याग। ठीक है, ये 5 स्टेप में पाचन प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। अब देखिए, जो ये फिगर बना है इस फिगर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ मुख है, मुख के बगल में ही मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद जो है ये ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद ग्रासनलिका और फिर नीचे आ जाइए, ये आपका आमाशय है या स्टमक है। ठीक है, और आमाशय के नीचे यहाँ पर ये अग्नाशय है। ठीक है, और इस साइड में देखिए, यहाँ पर आपका ये लीवर है और लीवर के बगल में ही यहाँ पर पित्ताशय है। ठीक, एक लीवर है उसके बगल में ही पित्ताशय है। फिर नीचे आ जाइए, ये जो है ये छोटी आंत है और इसके नीचे बड़ी आंत और सबसे नीचे गुदाद्वार है या मल त्याग की जगह है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है, आगे देखिए, जैसे हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया है। सबसे पहले ये मुख के बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए ग्रासनली, ग्रासनली से होते हुए आमाशय, आमाशय के बाद फिर ये ग्रासनली, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत के बाद गुदाद्वार। ये सीक्वेंस है जिसके थ्रू डाइजेशन प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। अब देखिए, इसमें एक एक के बारे में देख लीजिए। जैसे मुख का क्या रोल होता है। ठीक है, मुख जो होता है वो दो होस्ट के बीच में, दोनों होठों के बीच में खाली जो स्थान होता है उसी को ही मुख कहते हैं। ठीक, और मुख के ही जो पीछे का भाग होता है, जस्ट मुख के बाद वाला पार्ट, उसी को मुख गुहा कहते हैं और मुख गुहा में ही दांत और जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दांत के बारे में। दांत मानव शरीर में 32 टोटल दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब दांत के प्रकार 3-4 कैटेगरी होती है दांतों की। जैसे कि एक तो होता है होमोडोंट, एक होता है हेट्रोडोंट। होमो मीन्स होता है समदंती और एक होता है विविध या विषम दंती। ठीक है, जब किसी जीवधारी में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे जब किसी जीवधारी में एक ही प्रकार के दांत पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? समदंती कहेंगे। जैसे मछली में सारे के सारे जो दांत होते हैं वो एक ही जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हेट्रोडोंट, या जिसको बोलते हैं विषम दंती। जब जीवधारियों में विविध प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि मानव, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मानव में कितने तरह के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दांत की उत्पत्ति के आधार पर दांतों के प्रकार। जैसे एक होता है मोनोफाइडोंट, ये सब इंग्लिश और हिंदी में सेम एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोनोफाइडोंट, डाईफाइडोंट और पॉलीफाइडोंट। ठीक है, मोनो में क्या होगा कि ऐसे दांत जो जीवन में एक ही बार आते हैं, जैसे कि चवराड़क, जिसको मोलर बोलते हैं। इंग्लिश में मोलर बोलते हैं, हिंदी में चवराड़क बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डाईफाइडोंट, जो जीवन में 2 बार आते हैं, जैसे कि कृंतक।
या जिसको इंग्लिश में इंसीजर, ये सब दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है। और तीसरा होता है पॉलीफाइडोंट। ये कई प्रकार के दांत होते हैं, सॉरी ये जीवन में कई बार आते हैं, जो आकशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है दांतों के जुड़ने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है प्लूरोडोंट, एक होता है एक्रोडोंट और नेक्स्ट होता है थियोडोंट। प्लूरोडोंट जो होता है जब दांत हड्डी के मध्य में हो, जैसे छिपकली में, ये भी 1-2 साल पहले पीसीएस के पेपर में ये पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। तो प्लूरोडोंट कौन से दांत होते हैं, जब दांत हड्डी के मध्य में हो, जैसे छिपकली में। ठीक है। दूसरा होता है एक्रोडोंट, जब दांत हड्डी की सतह पर होती है, जैसे सांप में एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल देके ही पूछा था कि निम्नलिखित में से छिपकली में किस तरह के दांत पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है, प्लूरोडोंट। ठीक है। एक्रोडोंट किस में पाए जाते हैं, सर्प में। थियोडोंट कौन से दांत होते हैं, जब दांत हड्डी के खांचे में होती है, जैसे कि घड़ियाल में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मानव में दांतों के प्रकार। मानव में दांत कुल 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32। और ये जो 32 होते हैं, इसमें देखिए कौन कौन सी कैटेगरी होती है मनुष्य वाले में। जैसे कि एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, और नेक्स्ट होता है मोलर एंड प्री मोलर। ठीक है। तो इंसीजर का जो काम होता है, जब भोजन इंसान ग्रहण करता है तो वो भोजन को काटने का कार्य इंसीजर करेगा, जिसको कृंतक बोलते हैं। ठीक है। और फाड़ने का कार्य कौन करेगा, कैनाइन। ठीक है। और जैसे हम किसी चीज़ को दांत से फाड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें कैनाइन का रोल हो जाता है। ठीक है। और मोलर और प्री मोलर जो होते हैं वो पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को क्या करते हैं, ये पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है। ये पीसने का कार्य करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें दांत के जो सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, वो पूरी पूरी बॉडी का या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जैसे कि इनेमल। ठीक है। ये किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग किसका बना होता है, तो वो इनेमल का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जीभ। जैसे ये जीभ का फिगर है। ठीक है। अब जीभ में क्या होती है, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। उन लाल ग्रंथियों में जैसे कि टाइलिन और माल्टेस, है ना, इन्हीं लाल ग्रंथियों में टाइलिन और माल्टेस होते हैं, जो कि भोजन को अम्लीय बना देते हैं। जैसे आप भोजन ग्रहण करेंगे उसको ये क्या बना देंगे, अम्लीय। एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्षारीय कहाँ बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल भोजन क्या बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। जल आयनों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड, इन सब की जो है बनी होती हैं कौन, लाल ग्रंथियाँ, या लार में जो जल पाया जाता है उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। और लाल ग्रंथियों से हमने क्या बताया, जैसे कि टाइलिन निकलता है और माल्टेस निकलता है। तो टाइलिन जो होगा वो मांड को क्या करेगा, माल्टोस में चेंज कर देगा, और जो माल्टेस होगा वो माल्टोस को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। टाइलिन क्या करेगा, वो मांड को माल्टोस में, और माल्टेस एंजाइम क्या करेगा, वो माल्टोस को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जैसे ये जीभ का फिगर है, इसमें देखिए जीभ का जो सबसे अग्रभाग होता है उसमें आपको मीठापन का एहसास होता है। जब कोई आप मीठा चीज़ खाते हैं तो इसका एहसास दांत का जो अग्रभाग होता है उसी के थ्रू होता है। दूसरा होता है जो ये किनारे वाला पोर्शन होता है जीभ का, वहाँ पे आपको तीखा या कड़वा लगने का एहसास होगा। ठीक है। और ये जो पिछला वाला पोर्शन होता है, पीछे का भाग होता है जीभ का, वहाँ पे आपको खट्टा लगने का एहसास होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्रसनी के बारे में। ठीक है। ग्रसनी, नासा मार्ग या मुख मार्ग दोनों एक जगह पर आकर मिलते हैं, इसलिए कभी कभी खाना खाते समय भोजन के कुछ कण नासा मार्ग में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने जैसे भी लाल ग्रंथियाँ बता रहे थे, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएँ महिलाओं की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। इसलिए महिलाओं को तीखा या इस तरह की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ग्रसनी हमने बता ही दिया। अब नेक्स्ट देखिए आप ग्रास नली के बारे में। ग्रसनी से भोजन ग्रास नली से होकर यहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को कहाँ पहुँचा देंगी, अब आमाशय में पहुँचा देंगी, ठीक है। अब भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, आमाशय। और आमाशय में क्या होगा, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। और आमाशय के अंदर कुछ अन्य ग्रंथियाँ भी पाई जाएंगी, जैसे कि श्लेष्म ग्रंथियाँ, पैराटाइल ग्रंथियाँ और प्रधान ग्रंथियाँ, ठीक है। ये 3 ग्रंथियाँ यहाँ पाई जाएंगी, जिसमें से जो पैराटाइल ग्रंथियाँ हैं यहीं से HCl निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड निकलेगा। जो भोजन लार के माध्यम से अम्लीय बना था, वो भोजन अब अम्लीय माध्यम से क्षारीय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भोजन क्या होगा कि लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर के पास होता है पित्ताशय, ठीक है। यहाँ पित्ताशय से पित्तरस निकलेगा। योम पित्ताशय के राइट हैंड साइड पे अग्नाशय होता है, अग्नाशय से निकलेगा लाइपेज, अग्नाशय से निकलेगा लाइपेज, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। ये दोनों निकलेंगे यहाँ से। और इसके अलावा ट्रिप्सिन निकलेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें निकलेंगी अग्नाशय से, है ना। तो जैसे देखिए, जब स्टमक में पहुँचेगा तो वहाँ से श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं उसमें। इसके अलावा पैराटाइल ग्रंथियाँ होती हैं, प्रधान कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है। या प्रधान ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें से पैराटाइल ग्रंथियाँ से HCl निकलता है। और HCl क्या करेगा, अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके अलावा साथ ही साथ क्या होता है, इसी समय पित्ताशय से पित्तरस निकलेगा और अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज एवं ट्रिप्सिन, ठीक है। ये सब निकलेंगे यहाँ से। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे कि जो ट्रिप्सिन होगा वो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। जो लाइपेज होगा वो मांड को शर्करा में कन्वर्ट कर देगा। और जो एमाइलेज है वो वसा को गिल्सराल एवं वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये काम यहीं पे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ रहा है ये वयस्क में, ये मनुष्यों में, ठीक है, ये पाया जाता है। लेकिन अगर छोटे बच्चों में बात की जाए तो छोटे बच्चों में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में ट्रिप्सिन के स्थान पर रेनिन पाया जाता है, रेनिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, ठीक है। जो रेनिन होता है, बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसमें उपस्थित होता है कैसीन प्रोटीन, उसको प्रोटीन को क्या करेगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। इस पूरी प्रोसेस के बाद ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, इन सब की एक्टिविटी हो जाने के बाद भोजन पहुंच जाएगा अब छोटी आंत में, ठीक है। और छोटी आंत से निम्नलिखित एंजाइम का स्रावण होता है। अब छोटी आंत से भी कुछ एंजाइम निकलेंगे, ठीक है। उसमें देखिए कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे छोटी आंत से। जैसे कि इसमें से निकलेगा इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ठीक है। ये सब निकलेंगे कहाँ से, छोटी आंत से। जैसे इरेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, जैसे जो प्रोटीन देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन, माल्टेज, सुक्रेज, वसा, इन सब का जो है छोटे छोटे टुकड़ों में या सरलता रूप में कन्वर्ट होना होता है। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होता जाता है। और जैसे जैसे जो बचता जाता है उसके लिए नेक्स्ट स्टेज में कोई न कोई प्रोटीन या कोई न कोई एंजाइम्स पाया जाता है जो उसको सरलता रूप में चेंज कर देता है, ठीक है। तो छोटी आंत में सबसे पहले होता है इरेप्सिन, वो प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्टोन्स में तोड़ देगा। फिर नेक्स्ट होगा है माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा, वो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज के 2 अणुओं में, ठीक है, कौन, माल्टेज। सुक्रेज क्या करता है, वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में छोड़ देता है, ठीक है। जो सुक्रेज एंजाइम होगा वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ये सब पेपर में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद एक और है लैक्टेस एंजाइम। लैक्टेस एंजाइम क्या करता है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 2 अणुओं में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सब सारी प्रक्रिया कहाँ पे होती है, छोटी आंत में। ज़्यादातर जो है पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में ही संपन्न होती है। अगर पेपर में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया का सबसे ज़्यादा अंश या भाग कहाँ पर संपन्न होता है, तो वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत में लगभग पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है और इसी में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, तांबा, याद रख लीजिएगा इसको, ये पेपर में पूछ चुका है कि लोहे का
अवशोषण कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, लोहा, तांबा, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि का अवशोषण हो जाता है यही छोटी आंत में ही। छोटी आंत में एक भाग होता है जिसे ग्राहड़ी कहते हैं। ठीक है, उसी में लोहा का अवशोषण होता है। जैसे होता तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत में भी एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसका नाम है ग्राहड़ी। उसी ग्राहड़ी में लोहे का अवशोषण होता है। अब इन सब सारी प्रक्रिया के बाद भोजन क्या होगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर पहुंचेगा एवं फिर मलत्याग के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में स्वांगीकरण का प्रोसेस हो जाता है, और ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्रंथियों का रोल हम देख लेते हैं, बाकी ग्रंथियां हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले लीवर के बारे में देख लीजिए। ठीक है, लीवर कौन कौन सा कार्य करता है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे लीवर से सबसे पहली बात तो पित्त का जो श्रावण होता है वो लीवर के पास में एक पित्ताशय होता है। ठीक है, इसी पित्ताशय से ही इसी पित्ताशय से ही पित्त का श्रावण होता है। ये भी समझिए लीवर का ही कार्य है। अगर लीवर अपना कार्य करना बंद कर दे तो पित्त का श्रावण या पित्ताशय में पित्त जमा नहीं होगा। ठीक है, पित्तरस जमा नहीं होगा। दूसरा देखिए लीवर का एक और काम है ग्लाइकोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी की बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक, तो लीवर क्या करता है, इस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, क्या करेगा, अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एक लिमिट तक, ठीक है, उसको क्या करता है कि शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। लेकिन अगर बॉडी में जितना चाहिए होता है अगर उतनी मात्रा शुगर की नहीं है तो दोबारा से लीवर इस ग्लाइकोजन को शुगर में फिर से कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये दोनों काम मतलब शुगर से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन और ग्लाइकोजन से दोबारा फिर से शुगर में कन्वर्जन, ये दोनों काम लीवर करता है। ठीक है, तीसरा काम कौन सा होता है, यूरिया का संश्लेषण करता है ये। ठीक है, ये लीवर में ही होता है यूरिया का संश्लेषण। और चौथा काम है लीवर का, हिपैरिन का निर्माण यहीं पर होता है। किसका, हिपैरिन का। ठीक है, पूछा है पेपर में ये कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में होता है। जैसे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है वो ब्लड बॉडी के अंदर जमता क्यों नहीं है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हिपैरिन का ही। अगर हिपैरिन का निर्माण ना हो तो बॉडी के अंदर भी खून जमने लगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काम है इसका विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन्स का भी निर्माण लीवर में ही होता है। विटामिन ए का और बीटा कैरोटीन का निर्माण भी लीवर में ही होता है। तो ये 5 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन का निर्माण, दूसरा हिपैरिन का निर्माण, तीसरा यूरिया का संश्लेषण, ठीक है, और ग्लाइकोजेनेसिस और पित्ताशय से पित्तरस, ये कार्य हैं लीवर के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अग्नाशय। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, या जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पैंक्रियाज बोलते हैं या फिर अग्नाशय बोलते हैं, या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, देखिए अग्नाशय से 3 एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये दोनों ने देख ही लिया है कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी देख ही लिया, लाइपेज का हमने देख लिया, एमाइलेज का हमने देख लिया। ठीक है, ये एंजाइम थे। इसके अलावा अग्नाशय के अंदर लैंगर-हंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लैंगर-हंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। इन दीपिकाओं से 3 प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। यहाँ पे एंजाइम का भी स्रावण हो रहा था अग्नाशय से, और इससे कुछ हार्मोन का भी स्रावण होता है। ठीक, तो ये जो लैंगर-हंस की दीपिकाएँ होती हैं, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है कि लैंगर-हंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इन लैंगर-हंस की दीपिकाओं से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये जो दीपिकाएँ हैं कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा हैं, बीटा हैं और गामा हैं। ठीक, तो जो अल्फ़ा है वहाँ से ग्लूकान हार्मोन निकलता है, जो बीटा है वहाँ से इंसुलिन निकलता है, और जो गामा है वहाँ से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट करके पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, कौन कौन सा है, जो अल्फ़ा द्वीप है वहाँ से ग्लूकान हार्मोन निकलता है। ठीक है, अग्नाशय का जो बीटा वाला लैंगर-हंस द्वीप है वहाँ से इंसुलिन निकलता है, और जो गामा वाला द्वीप है लैंगर-हंस का वहाँ से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। ठीक है, यही इंसुलिन का अगर अल्प श्रावण होगा बॉडी में, ठीक है, अल्प मात्रा में इसका श्रावण होगा तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है।
ठीक। लेकिन अगर इसकी ज़्यादा स्रावण हो जाए, अधिक मात्रा में इसका स्रावण हो जाए इंसुलिन का, तो इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। अब देखिए 3-4 हमने यहाँ पर लिख दिया है जो पाचन तंत्र से संबंधित रोग हैं। ठीक है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन से रोग होते हैं पाचन तंत्र से संबंधित, जैसे डायरिया, जिसको पेचिस बोलते हैं, उल्टी या वोमिटिंग, ठीक है, पीलिया जिसको जॉइंटिस बोलते हैं, और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके बाद, सर्कुलेटरी सिस्टम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने प्रतिक्रिया दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।